हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? अच्छे। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की बात। अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था मार्जिनल कॉस्टिंग के बाकी के बचे हुए सारे टॉपिक्स, और आज अपने को एक लास्ट टॉपिक करना है ब्रेक इवन चार्ट्स। पर अब मैं सोच रहा हूं कि ब्रेक इवन चार्ट का जो टॉपिक है, ये ब्रेक इवन चार्ट का टॉपिक हम लोग अभी करें या हम लोग इसे थियरी वाली क्लासेस के साथ में भी कर सकते हैं। तो कब करें? थियरी वाली क्लासेस के साथ में। ठीक है, चलो। तो ब्रेक इवन चार्ट का जो टॉपिक है इसमें लिखवाना बहुत पड़ेगा, तो फिर मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को ये वाला जो ब्रेक इवन चार्ट का टॉपिक है ये थियरी वाली क्लास के साथ में मैं करवा दूंगा। तो आप लोगों को नोट्स जो हैं वो थियरी वाली बुक में मिल जाएंगे, आप लोगों को लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग ब्रेक इवन चार्ट का जो टॉपिक है वो हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। ब्रेक इवन चार्ट का टॉपिक हम लोग करेंगे कब? थियरी के साथ में। ठीक है, कॉस्टिंग की थियरी जो लास्ट में करेंगे तब अपन इसे कवर कर लेंगे। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जितने भी क्वेश्चन थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए। और बेटा अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो अब हम लोग शुरू कर सकते हैं अपना नया चैप्टर। और अब आप मुझे बोलेंगे सर नया चैप्टर हम लोग कौन सा शुरू करने वाले हैं? तो बेटा नया चैप्टर अपन लोग शुरू करेंगे बजटरी कंट्रोल। हाँ जी, चलिए बेटा, जो नया चैप्टर अब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं, ये नया चैप्टर है बजटरी कंट्रोल। कौन सा चैप्टर? बजटरी कंट्रोल। तो चलिए बेटा, अब अपन बजटरी कंट्रोल का जो टॉपिक है वो हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है ये बहुत सिंपल है, मतलब इट इज वेरी सिंपल। ये बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल टॉपिक है। और बेटा ये भी बता दूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पक्का आता है। मैं आपको बता दूं हमारे एग्जाम में 3 क्वेश्चन बिल्कुल श्योर रहते हैं। वैसे मैं 3 क्या, मैं 5 क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल श्योर बता सकता हूं कि ये 5 क्वेश्चन जो हैं वो तो हमारी हर पेपर में आते ही आते हैं। पर अभी बात करते 3 की, अभी बाकी बातें बाद में। एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड का, एक मार्जिनल का और एक बजटरी का, इन तीनों चैप्टर का एक एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 100% आता ही आता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हर अटेम्प्ट में अगर इसका एक क्वेश्चन आना है तो ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका 8 नंबर का वेटेज फिक्स्ड है, 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें आना ही आना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वाला जो चैप्टर है ये एक्सट्रीमली सिंपल है, बहुत आसान है। इसका मतलब अगर इस चैप्टर से श्योरली क्वेश्चन आता है, और नंबर 2 ये चैप्टर है भी बहुत आसान, तो ये तो अपने लिए बिल्कुल भगवान के प्रसाद वाली बात हो गई कि हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आना है और वो भी इजी सा क्वेश्चन आना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके नंबर तो भगवान का प्रसाद है। लेकिन अब मैं तुम्हें बार बार एक बात समझाता रहता हूं, मैं बार बार हर सब्जेक्ट में तुमको ये वाली बात बोलता हूं कि जो हमारा कोर्स डिजाइन किया गया है, ये कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमें रियल लाइफ में आने वाली परेशानियां सिखाई जा रही हैं कि आप जब रियल लाइफ में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में अपना बिजनेस करोगे या किसी कंपनी में जब आप जॉब करने जाओगे तो आपके सामने ये परेशानियां आएंगी, और इन परेशानियों को इन टेक्निक की सहायता से हम लोग हल करते हैं। आज जो नई टेक्निक, आज जो नई बीमारी और इसका इलाज मैं आपको समझाने वाला हूं, इस बीमारी और इलाज का नाम है बजटरी कंट्रोल। सर बजटरी कंट्रोल क्या होता है? दोस्तों एक बात समझो कि अगर तुमको किसी कंपनी का मैनेजर बना दिया जाए तो आप मुझे बताइए, क्या आप हर एम्प्लॉय के ऊपर नजर रखोगे, इसने ये एक काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा? क्या आप एक एक एम्प्लॉय के ऊपर नजर रखोगे? और अगर आप नजर रखते हो तो आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप डायरेक्टर नहीं हो, आप सुपरवाइजर बन चुके हो। हाँ, और आप मुझे बताइए जिस कंपनी में हजारों लाखों एम्प्लॉयज काम करते हैं वहां पर आप क्या इस तरीके से इंडिविजुअली एक एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे नजर रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। और अगर आप एक एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे नजर नहीं रख सकते तो फिर उनको कंट्रोल करने के लिए आपको कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा, और उस दूसरे तरीके का नाम है बजटरी कंट्रोल। अब आप मुझे बोलेंगे सर ये बजटरी कंट्रोल क्या हुआ? बजटरी कंट्रोल एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एम्प्लॉय को रोजाना बार बार टोकने की जरूरत नहीं है, उसे एक टारगेट दे दो और उसे बोलो
कि भैया 1 महीने बाद हम तुम्हारी परफॉर्मेंस को इस टारगेट से कंपेयर करेंगे, अगर तुमने टारगेट से ज्यादा अच्छा काम किया तो हम तुमको इनाम देंगे, और अगर टारगेट से कम काम किया तो फिर तुमको जवाब देना पड़ेगा कि तुमने टारगेट से कम काम क्यों किया, और अगर तुम कोई सही जवाब नहीं दे पाई तो तुमको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, या तुमको पेनल्टी या पनिशमेंट तुमको फेस करना पड़ सकता है। तो हमने अपने एम्प्लॉय को बोला कि देख भाई, ये तेरा महीने का टारगेट है, तू टारगेट के अकॉर्डिंग काम कर, और टारगेट पूरा हो जाना चाहिए, टारगेट से बढ़िया काम करेगा इनाम मिलेगा, कम काम करेगा पेनल्टी मिलेगी। तो दोस्तों इस टारगेट को कहते हैं बजट। टारगेट को क्या कहते हैं? बजट। और बजट बनाकर या टारगेट देकर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने का हमारा जो तरीका है, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का मतलब होता है बजट बना के एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ बजट्स इज कॉल्ड बजटरी कंट्रोल। आ रही है बात समझ में? जैसे इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। जैसे मम्मी ने, जैसे पापा मम्मी को हर महीने 50,000 रुपए दे देते हैं और उनको बोलते हैं भाई ये तुम्हारे घर खर्च के लिए पैसे। अब पापा ने मम्मी को अगर 50,000 रुपए निकाल कर दे दिए तो पापा मम्मी से बार बार ये नहीं बोलते कि तुमने यहां पर ज्यादा खर्च कर दिया, यहां पर कम खर्च कर दिया। उन्हें मतलब नहीं, उन्हें पता है कि मम्मी ने अगर कहीं पे ज्यादा पैसे खर्च किए तो दूसरी जगह पे मम्मी अपने आप कम खर्च करेगी, लेकिन खर्चा ऑटोमेटिकली 50,000 के अंदर अंदर रहेगा। तो उनको बार बार मम्मी को टोकने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने एक बार बजट देकर 50,000 रुपए का बजट देकर मम्मी की परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर लिया। दैट इज कॉल्ड बजटरी कंट्रोल। मैं आपको बताऊं कि जैसे आप लोगों को भी बजटरी कंट्रोल फॉलो करवाया जाता है, जिसका आपको अंदाजा नहीं है। जैसे आप लोग का मोबाइल जब रिचार्ज होता है, ठीक है, तो मोबाइल अगर रिचार्ज होता है तो आपके पेरेंट्स आपको बोल देते हैं देखो हर महीने तुम्हारा 500 रुपए का रिचार्ज करवाएंगे, चाहे तुम 1 दिन बात करो चाहे तुम 30 दिन बात करो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो मम्मी पापा क्या करते हैं, तुमको 500 रुपए का एक बार महीने की 1 तारीख को रिचार्ज करवा देते हैं। अब क्या होगा, अगर तुमने 1 दिन ज्यादा बात कर ली या 1 दिन तुमने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए तो ऑटोमेटिकली अगले दिन तुम क्या करोगे, कम पैसे खर्च करोगे, और अगले दिन कम पैसे खर्च करोगे, फिर दोबारा कभी ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे तो अगले 3-4 दिन तक वापस तुम कम पैसे खर्च करोगे, हाँ कि ना। तो तुम्हारा जो मोबाइल का, तुम्हें मम्मी पापा बार बार टोकने की बजाय कि देखो तुम फोन पे बात कर रहे हो, देखो तुम फोन पे बात कर रहे हो, देखो तुम फोन पे बात कर रहे हो, इतना फोन पे बात मत करो, बार बार तुमको पोक करने की जगह या बार बार तुमको कंट्रोल करने की जगह मम्मी पापा ने तुमको एक टारगेट देकर 500 रुपए का बजट देकर तुम्हारी बातों को, तुम्हारे फोन के इस्तेमाल को कंट्रोल कर लिया। तो आप मुझे बताइए, क्या ये कंट्रोल भी क्या है, बजटरी कंट्रोल? क्या ये भी बजटरी कंट्रोल कहलाएगा? आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती है, हाँ जी, पॉकेट मनी किस किस को मिलती है? हाँ जी, पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है। वैसे बोलते ऐसा है कि पॉकेट मनी बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पॉकेट मनी देने से बच्चे कंजूस और माँ बाप चोर बन जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। चलो, अब पॉइंट ये है कि अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है, मान लो 5,000 रुपए, ठीक है, अपन गरीबों वाली बात नहीं करते, अपन एग्जाम्पल में रईसों वाली बातें करेंगे। तो आपको मम्मी पापा ने पॉकेट मनी फिक्स कर रखी है 5,000 रुपए की, ठीक है। अब 5,000 रुपए की पॉकेट मनी फिक्स कर रखी है। अब मम्मी पापा तुम्हें बार बार खर्चों के लिए टोकते नहीं है, उनको पता है कि हमने 5,000 रुपए ही देने हैं, तो अपने आप जो भी खर्चा तुमको करना है, कुछ कम या कुछ ज्यादा जो भी तुमको करना है, तुम 5,000 के अंदर अंदर ही अपना काम करोगे। दैट इज कॉल्ड बजटरी कंट्रोल। सिंपल मतलब टारगेट देकर या बजट देकर अगर आप अपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हो, दैट इज कॉल्ड बजटरी कंट्रोल। क्या कहलाएगा? बजटरी कंट्रोल। दोस्तों, इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बजटरी कंट्रोल कैसे करते हैं वो नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। मैं यहां पर आपको सिखाऊंगा कि बजट बनाते कैसे हैं, ठीक। आप समझ रहे मेरी बात को? यहां पर इस चैप्टर के अंदर मैं आपको सिर्फ ये सिखाऊंगा कि अलग अलग तरह के बजट बनाते कैसे हैं। मतलब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे और ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद में आपको बजटिंग डिपार्टमेंट में अगर लगा दिया गया, तो बजटिंग डिपार्टमेंट में अगर आपको लगा दिया गया तो आप वहां पर अलग अलग तरह के बजट कैसे बनाएंगे, वो बजट बनाने का तरीका मैं यहां पर सिखाऊंगा। बच्चे मुझे बोलते हैं लेकिन सर वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने का तरीका आप नहीं सिखाओगे। मैं बोलूंगा कि भाई परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप जो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट निकालते थे और उनको कंपेयर करके आप लोग वेरिएंसेस निकालते थे, वाज दैट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन? हाँ कि ना? और स्टैंडर्ड किसके बेसिस पे बनता था? बजट के बेसिस पे।
तो स्टैंडर्ड बनता था बजट के बेसिस पे, और फिर आप स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करते थे। तो जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वाला पार्ट है वो तो मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सिखा चुका हूं। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बजट बनाता कैसे है। ठीक है, बहुत सारे तरह के बजट होते हैं, वो अलग अलग तरह के बजट कैसे बनते हैं वो मैं आप लोगों को यहां पे सिखाने वाला हूं। तो क्या हम लोग शुरू करें? लिखिए, मीनिंग। मीनिंग में लिखें, बजट्स आर द प्री-डिटरमिन्ड, budgets are the predetermined standards of performance, predetermined standards of performances which an organization decides as a minimum level of performance, expected from its employees, minimum level of performance expected from its employees। बेटा बजट जो है वो प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय की मिनिमम परफॉर्मेंस के रूप में देखता है। मतलब एम्प्लॉय को बताता है कि भैया इससे खराब तुझे परफॉर्म नहीं करना, मैंने तुम्हें बजट दे दिया, मैंने तुम्हें 5,000 रुपए खर्च करने का बजट दिया, तो भैया मेरे लिए आपकी मिनिमम परफॉर्मेंस क्या है कि 5,000 रुपए, इससे ज्यादा खर्च मत करना। इससे कम खर्च करोगे तो बहुत बढ़िया है, पर इससे ज्यादा खर्च मत करना। इसका मतलब मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस का एक मिनिमम स्टैंडर्ड तय कर दिया कि तुम्हें कम से कम ऐसा तो परफॉर्म करना ही है, और इससे और बढ़िया परफॉर्म करोगे तो और बढ़िया बात है। मतलब मैंने तुम्हें 5,000 का बजट दिया, अगर तुम 4,000 खर्च करोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, ठीक है, लेकिन कम से कम तुम्हें परफॉर्मेंस का क्या लेवल अचीव करना है कि तुम्हें यह काम 5,000 के अंदर अंदर खत्म करना है। यह तुम्हारा मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, इसे क्या बोलते हैं? बजट। परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज आर इवैल्यूएटेड on the basis of performance of employees are evaluated on the basis of comparison between budget and actual data, budget and actual data. If performance is better than budget, then employee will be rewarded. If performance is better than budget, अगर आपकी परफॉर्मेंस बजट से बेटर है तो एम्प्लॉय को क्या मिलेगा? रिवॉर्ड, इनाम मिलेगा। Whereas if performance is below budget,
if performance is below budget, then employee will be penalized. Employee will be penalized. This controlling of employee performance, this controlling of employee performance with the help of budget, is called budgetary control. बेटा एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बजट की सहायता से कंट्रोल करने को क्या बोलते हैं? बजटरी कंट्रोल. क्या बोलते हैं? बजटरी कंट्रोल. अच्छा, टॉपिक्स. अब जानते हो इस चैप्टर में मैं तुम्हें कौन कौन से बजट बनाना सिखाऊंगा. सबसे पहला मैं तुम्हें सिखाऊंगा सेल्स बजट. सेल्स बजट. सेल्स बजट के बाद में हम लोग सीखेंगे प्रोडक्शन बजट. सेल्स बजट के बाद में मैं आपको सिखाऊंगा प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है. सेल्स बजट के बाद प्रोडक्शन बजट. प्रोडक्शन बजट के बाद में बच्चों में आपको सिखाऊंगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट कैसे बनता है. रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट कैसे बनता है. फिर मैं आपको सिखाऊंगा रॉ मटेरियल परचेज बजट कैसे बनता है. फिर बेटा हम लोग सीखेंगे लेबर कॉस्ट बजट. हम लोग सीखेंगे बेटा लेबर कॉस्ट बजट कैसे बनता है. फिर हम लोग सीखेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स बजट. तो बेटा अपन लोग सीखेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड बजट कैसे बनता है. 7th एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बजट. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट कैसे बनता है. देन फिर अपन लोग करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट जो है वो कैसे बनता है. फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट के बाद में फिर हम लोग सीखेंगे मास्टर बजट कैसे बनता है. हम लोग सीखेंगे मास्टर बजट कैसे बनता है. फिर हम लोग सीखेंगे कि आखिर कैश बजट कैसे बनता है. एंड लास्ट फिर हम लोग सीखेंगे फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनता है. फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनता है. अब अगर आप मुझसे पूछें कि सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट और रॉ मटेरियल परचेज बजट. ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उसके बाद में बेटा कैश बजट, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ध्यान से देखो मैंने इस पे 2 ही स्टार लगाए. जब ये टॉपिक बजटरी कंट्रोल का टॉपिक जब ये सीए फाइनल में था, ठीक है, तब तक सीए फाइनल में कैश बजट के क्वेश्चन ज्यादा आते थे, इंटर में कैश बजट के क्वेश्चन कम आते थे.
लेकिन अब सीए फाइनल के कोर्स में से बजटरी कंट्रोल को हटा दिया गया है। ठीक है, बजटरी कंट्रोल का प्रैक्टिकल पार्ट, ये बजट बनाते कैसे हैं, ये पार्ट अब सीए फाइनल में कवर्ड नहीं है, ये पूरा का पूरा सीए इंटरमीडिएट में कवर्ड है। तो अब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले समय में कैश बजट के ऊपर इंस्टीट्यूट अब आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। एंड अगेन ये जो फ्लेक्सिबल बजट का टॉपिक है, ये वाले टॉपिक पे ध्यान से देखिए, मैंने 3 स्टार लगाए। इसका मतलब हमेशा से इस टॉपिक पर सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अब बीच के ये जो टॉपिक बचे, इसमें लेबर कॉस्ट बजट पर हमारे इंस्टीट्यूट ने आज तक 2 बार सवाल पूछा है। हमारे इंस्टीट्यूट ने आज तक टोटल सवाल कितने पूछे हैं, कितने, 2 बार सवाल पूछे हैं। ठीक है, एक बार सवाल के अंदर एक पार्ट के रूप में पूछा गया, ठीक है, और एक बार फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन जो है लेबर बजट का वो इंस्टीट्यूट ने पूछा। तो इंस्टीट्यूट ने लेबर कॉस्ट बजट पे आज तक पूरे इतिहास में ही सिर्फ 2 बार क्वेश्चन पूछा है। लेकिन बाकी के जो टॉपिक हैं, इन बाकी के टॉपिक पर अभी कोई क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया। बेटा प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट, इनके ऊपर क्वेश्चन आने का कोई चांस ही नहीं है, आप ये मान के चलिए। लेकिन हां, मास्टर बजट के ऊपर अभी तक कुछ खास इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो भी बता दिया, रीजनेबली इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा वाला है वो भी बता दिया। जो बिल्कुल ही नहीं आते उन पे मैंने कोई स्टार नहीं लगाया, और कभी कभी आ जाते हैं, बहुत रेयर आते हैं पर आ सकते हैं, वो मैंने सिंगल स्टार लगाया है। ठीक है, तो ये टॉपिक सारे के सारे अपने को पढ़ने हैं। देखने में ऐसा लगता है सर 11 टॉपिक डिस्कस करने, लेकिन विश्वास करो इसमें से आपको कुछ भी याद करने की या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कॉमन सेंस पे बेस्ड टॉपिक्स हैं। ठीक है, इनमें मेजरली कॉमन सेंस ही अपना यूज में आएगा, और अपन कॉमन सेंस लगा करके भी इन टॉपिक को समझ सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। चलिए आइए दोस्तों, आज आप लोग मेरे साथ में हेडिंग डाल दीजिए टॉपिक नंबर 1, और टॉपिक नंबर 1 का हेडिंग डाल दीजिए सेल्स बजट। बेटा मैं आपको बता दूं, सेल्स बजट जो है, ये बजट जो है ये एक टारगेट बजट है, कैलकुलेशन बजट नहीं है। मतलब ये एक ऐसा बजट है जिसे हम लोग एक टारगेट तय करने के लिए हम लोग ये बजट बनाते हैं। ये बजट किसी कैलकुलेशन पे बेस्ड नहीं होता। जैसे प्रोडक्शन बजट, कंजम्पशन बजट, परचेज बजट, ये सब कैलकुलेशन पे बेस्ड होंगे, लेकिन सेल्स बजट जो है वो हमारी कैलकुलेशन पे बेस्ड नहीं होता, बल्कि हमारी एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड होता है। सर कैसे, समझ नहीं आई बात, मैं समझाता हूं। क्या होता है बेटा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, तो कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर अपने मार्केटिंग हेड से पूछता है, अपने मार्केटिंग डायरेक्टर से पूछता है कि मार्केटिंग डायरेक्टर ये बताओ अब के साल हम कितने यूनिट बेच पाएंगे। मान लेते हैं अपन यहां पे सोनी कंपनी की बात कर रहे हैं, सोनी कंपनी का जो टीवी सेक्शन है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर ने टीवी वाले मार्केटिंग डायरेक्टर से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या लगता है अब के साल हम कितने टीवी बेच पाएंगे। अब कहानी कहां से शुरू होती है समझना। ये मार्केटिंग डायरेक्टर बताता है कि साहब इस साल वर्ल्ड कप आ रहा है, और क्योंकि इस साल वर्ल्ड कप आ रहा है तो पूरी इंडस्ट्री में 20 करोड़ टीवी बिकने की उम्मीद है। सुन रहे हो तुम? हमारा जो मार्केटिंग डायरेक्टर है वो पहले इंडस्ट्री का एस्टिमेट लगाता है। वो बोलता है क्योंकि अब के साल वर्ल्ड कप आ रहा है, सर अब के साल आईपीएल भी होगा, सर अब की बार खो खो कबड्डी के टूर्नामेंट जो है वो भी हो रहे हैं, सर अब की बार नए जो सीरियल्स हैं वो भी आ रहे हैं, सर इनका इंपैक्ट ये बनेगा कि जो हमारी इंडस्ट्री है इसमें टोटल 20 करोड़ के टीवी बिकेंगे। सोनी कंपनी अभी अपनी बात नहीं कर रही है, अभी किसकी बात कर रही है? इंडस्ट्री की। फिर उसके बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर बताता है कि सर हमारा जो मार्केट शेयर है इंडस्ट्री की सेल में, हमारा जो मार्केट शेयर है वो 20% रहेगा। मैंने पूछा, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, मैंने बोला 20% क्यों रहेगा? बोले सर हमारी आफ्टर सेल सर्विस बाकी लोगों से ज्यादा अच्छी है, सर हमारी प्रोडक्ट की गुडविल बाकी लोगों से ज्यादा अच्छी है, सर हमारी जो हमने
बाकी लोग जो हैं वो 1 साल की गारंटी दे रहे हैं, हमने 2 साल की गारंटी दी है। सर वारंटी, सर बाकी लोग जो हैं वो रिपेयर के लिए टीवी वर्कशॉप मंगवाते हैं, लेकिन हम ऑन साइट रिपेयर की सुविधा दे रहे हैं। ठीक है सर, अब की बार हमने मार्केट में हमने एडवर्टाइजमेंट पे बहुत पैसा खर्च किया, हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया, हमारा एडवर्टाइजमेंट का जो बजट है वो बहुत ज्यादा है। सर अब की बार हमने इंडियन टीम जो है वर्ल्ड कप में इंडियन टीम को भी स्पॉन्सर कर रखा है, तो इसलिए भी लोगों को हमारा नाम ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें देख के कि हमारी आफ्टर सेल सर्विस, हमारी गुडविल, हमारा गारंटी, हमारी वारंटी, हमारा एडवर्टाइजमेंट, हमारी स्पॉन्सरशिप, इसके अलावा हमारे सर्विस सेंटर्स की लोकेशन, हमने बोला साहब हमारा हर सिटी के अंदर सर्विस सेंटर है। आप मुझे बताइए क्या लोग इसे पॉजिटिव साइन की तरह लेते हैं? जैसे मारुति की वर्कशॉप आपको हर 2 किलोमीटर के बाद में मिलती है। मारुति का क्लेम है कि पूरे भारत में आप कहीं पर भी चले जाओ, हर 2 किलोमीटर के बाद में मारुति की ऑथराइज्ड वर्कशॉप आपको मिलेगी। तो आप मुझे बताइए, लोगों को ये वाली बात लगती है कि मारुति की गाड़ी कहीं पे भी खराब हो जाएगी तो दिक्कत नहीं आएगी, पूरे ऑल ओवर इंडिया इसका वर्कशॉप का नेटवर्क 2 किलोमीटर की रेंज में मिलता है। तो आप मुझे बताइए, सर्विस सेंटर अगर हमने सारी सिटीज में खोल रखे हैं तो इसका हमें एडवांटेज मिलेगा। तो इस तरीके से जो हमारी कंपनी है, वो कंपनी की क्या क्या पॉजिटिविटीज हैं, उन पॉजिटिविटीज को देख करके हम अपना मार्केट शेयर डिसाइड करते हैं। और हमारा मार्केट शेयर अगर 20% रहेगा, इसका मतलब यह हुआ कि सोनी टीवी कितने बिकेंगे? 4 करोड़। बेटा आप मुझे जल्दी से यह बताइए कि क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? तो सोनी टीवी की जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कैसे बात होगी? पहले मार्केटिंग डायरेक्टर इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेड सेल बताएगा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए पूरी इंडस्ट्री में कितने टीवी बिकने की उम्मीद है, मतलब इंडस्ट्री का साइज का आकलन किया जाता है। उसके बाद में हम अपनी पॉजिटिविटी देखकर हम अपना मार्केट शेयर एस्टिमेट करते हैं और उससे हम लोग अंदाजा लगा पाते हैं कि भैया अपने को टीवी कितने बेचने हैं? 4 करोड़। अरे समझा गया? अब लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ये 4 करोड़ टीवी आप बेचोगे कहां पे? तो हम इसमें एनालिसिस करते हैं कि भाई साहब इंडिया में बेचेंगे 3.5 करोड़ टीवी और हम फॉरेन में बेचेंगे 0.5 करोड़ टीवी। तो पहले तो आपने ये तय किया कि भाई साहब अब बाहर के मार्केट को जज करोगे और बाहर के मार्केट को जज करके आप अंदाजा लगाओगे कि भारत के बाहर हम कितने टीवी एक्सपोर्ट कर पाएंगे और भारत में कितने टीवी बेच पाएंगे। समझा? अब 3.5 करोड़ टीवी भारत में बिकेंगे तो फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि आप नॉर्थ में कितने बेचोगे, सेंटर में कितने बेचोगे, ईस्ट में कितने बेचोगे, वेस्ट में कितने बेचोगे, साउथ में कितने बेचोगे, यह भी तो आपको देखना पड़ेगा। अरे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया, ये भी तो सेगमेंट बनाने पड़ेंगे आपको। अब आपको पता है नॉर्थ इंडिया का एक अलग आदमी हेड होता है, सेंट्रल इंडिया का अलग हेड है, ईस्ट इंडिया का अलग हेड है, वेस्ट इंडिया का अलग हेड है और साउथ इंडिया का अलग हेड है। इनके अलग अलग हेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी 3.5 करोड़ टीवी की सेल है, इस 3.5 करोड़ टीवी बेचने के टारगेट को हम अपने 5 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। नहीं आया समझ में? अच्छा, फिर उसके बाद में नॉर्थ वाले सेगमेंट को हम इसके अंदर आने वाले सारे के सारे स्टेट्स में बांट देंगे, क्योंकि आपको पता है स्टेट का भी एक हेड होता है, हां कि ना? और फिर जो स्टेट को जो टारगेट मिला, उस स्टेट के टारगेट को हम सारी सिटीज में बांट देंगे, क्योंकि हर सिटी का भी एक हेड होता है। ठीक है? और सिटी का जो टारगेट है, इस सिटी के टारगेट को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेल्समैन में, जो सेल्समैन है उनमें। तो आप जरा ध्यान से देखो, इस सेल्स बजट में इंडिया हेड से लेकर एक इंडिविजुअल सेल्समैन तक
हर आदमी को यह पता होगा कि मुझे कितने टीवी बेचने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अब बेटा सिटी का जो हेड है वो सारे सेल्समैन के ऊपर प्रेशर बना के रखेगा कि भैया तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा, टारगेट पूरा नहीं हो रहा, टारगेट पूरा नहीं हो रहा। तो ये सिटी का जो हेड है वो सारे के सारे सेल्समैन से टारगेट पूरे करवाएगा, तो इसका खुद का टारगेट पूरा हो जाएगा, हाँ कि ना? और जब सारे सिटी हेड्स का टारगेट पूरा हो जाएगा तो स्टेट हेड का टारगेट पूरा हो जाएगा। जब सारे स्टेट हेड्स के टारगेट पूरे हो जाएंगे तो आपका रीजन हेड जो है उसका टारगेट पूरा हो जाएगा। और सारे रीजन हेड्स के टारगेट पूरे हो गए तो इंडिया हेड का टारगेट पूरा हो जाएगा। और इंडिया हेड का टारगेट पूरा हो जाएगा तो फिर कंपनी का टारगेट भी पूरा हो जाएगा। आप मुझे बताइए, कंट्रोल करने का ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो मार्केटिंग डायरेक्टर को पकड़ेगा कि भैया तेरा टारगेट पूरा करना है। मार्केटिंग डायरेक्टर जो है वो इंडिया हेड को पकड़ेगा कि भैया तेरे को टारगेट पूरा करना है। जो इंडिया हेड है वो रीजनल हेड्स के ऊपर प्रेशर बना के रखेगा, टारगेट मीट आउट करना है। जो रीजन हेड्स है वो अपने स्टेट हेड्स के ऊपर प्रेशर बना के रखेंगे कि तुमको टारगेट पूरा करना है। स्टेट हेड सिटी हेड के ऊपर टारगेट मतलब प्रेशर बना के रखेंगे तुम्हें टारगेट पूरा करना है। और सिटी हेड इंडिविजुअल सेल्समैन के ऊपर प्रेशर बना के रखेंगे कि तुम्हें टारगेट पूरा करना है। तो आप मुझे बताइए, ऑटोमेटिकली जो हमारा सेल्स टारगेट है वो मीट आउट हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? सेल्स बजट की सबसे खास बात यह होती है कि सेल्स बजट कभी कैलकुलेट नहीं होता, सेल्स बजट हमेशा थोपा जाता है। नहीं आ रहा समझ में? मतलब इंडिया हेड को हमने बोल दिया कि भाई तेरे को 3.5 करोड़ टीवी बेचने हैं, ये हमने उसको टारगेट दिया है, ये टारगेट उसके ऊपर थोपा गया है, ये कैलकुलेट करके नहीं दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बेटा सेल्स बजट बनाने का क्वेश्चन कभी भी तुम्हारे एग्जाम में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सेल्स बजट में कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ अरेंजमेंट इन्वॉल्व है, हाँ कि ना? आपको सेल्स बजट को पूरी हायरार्की में डिवाइड करना होता है, ये तुम्हारा काम है, लेकिन कैलकुलेट करना तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेट नहीं होता, ये टारगेट थोपे जाते हैं। क्लियर है बात? बेटा आप मुझे जल्दी से बताइए, सेल्स बजट क्या होता है, ये आपको समझ में आ रहा है? पक्का? लिखिए। Every company makes a target, हाँ जी, makes a target about quantity of sale which it wants to achieve, quantity of sale which it wants to achieve, which it wants to achieve. This target is based on size of industry, comma, our market share, etc. बेटा ये टारगेट किस पर बेस्ड होता है? इंडस्ट्री का साइज क्या होगा, हमारा मार्केट शेयर क्या होगा, इन बातों पे निर्भर करता है। दिस target sales is divided into country targets। अब आपको लगता है सोनी कंपनी सिर्फ एक ही देश में काम करती है? ये हो सकता है 50 देशों में काम करती है, तो 50 देशों में डिवाइड हो जाएगा क्या टारगेट? इंडिया में कितने बेचने हैं, पाकिस्तान में कितने बेचने हैं,
बांग्लादेश में कितने बेचने हैं, श्रीलंका में कितने बेचने हैं, चाइना में कितने बेचने हैं। और हर कंट्री का एक कंट्री हेड है, तो क्या यहां पे कंट्री हेड को टारगेट मिल गया? जो कंट्री का टारगेट है वो कौन पूरा करेगा? कंट्री हेड। कंट्री टारगेट्स will be subdivided into regional targets, north, south, east, west, central, regional targets. These regional targets are subdivided into state targets and state into city targets. These city targets are subdivided into targets for इंडिविजुअल सेल्समैन। टारगेट्स फॉर इंडिविजुअल सेल्समैन। अब बेटा ये जो सिटी वाले टारगेट हैं, ये सिटी वाले टारगेट इंडिविजुअल सेल्समैन के टारगेट में डिवाइड हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर और इंडिविजुअल सेल्समैन तक हर जने को पता है कि उसे कितने टीवी बेचने हैं। तो आप मुझे जल्दी से बताइए, क्या इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टारगेट्स को ही क्या बोलते हैं? सेल्स बजट। दिस एनालाइज्ड स्टेटमेंट which contain clear information about sales target is called सेल्स बजट। और बेटा इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? सेल्स बजट। बेटा ये जो क्लियर इंफॉर्मेशन है, ये जो स्टेटमेंट है जिसमें हर जने को अपना टारगेट पता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स बजट। बेटा सेल्स बजट जो है ये बनाना नहीं पड़ता, कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है इसमें। सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको अरेंज करनी है कि कंट्री का जो टारगेट है वो रीजन में डिवाइड होना है, रीजन के टारगेट स्टेट में डिवाइड होने, स्टेट के टारगेट सिटीज में डिवाइड होने, सिटीज के टारगेट सेल्समैन में डिवाइड होने, और दिस होल प्रोसीजर इज कॉल्ड सेल्स बजट। ठीक है, दिस होल स्टेटमेंट इज कॉल्ड सेल्स बजट। डन। सर क्या सेल्स बजट में कोई प्रैक्टिकल टॉपिक हमें सीखना है? नहीं, कुछ नहीं सीखना। ठीक है, बस ये बात खत्म हो गई। अब आ जाओ टॉपिक नंबर 2 पर। यहां से शुरू होता है आपका मेनली चैप्टर। बजटरी कंट्रोल का जो चैप्टर है वो यहां से शुरू होगा, और आप लोग हेडिंग डाल दीजिए टॉपिक नंबर 2। सर टॉपिक नंबर 2 में क्या सिखाएंगे? प्रोडक्शन बजट। अच्छा बताओ, सबसे पहला मेरे दिमाग में 3 सवाल आते हैं जब मैं ये हेडिंग देखता हूं। सबसे पहला, सर प्रोडक्शन बजट होता क्या है? नंबर 2, ये प्रोडक्शन बजट बनाते क्यों हैं
और तीसरा ये प्रोडक्शन बजट बनाते कैसे हैं, ठीक है, मतलब क्या, क्यों और कैसे। तो तीनों सवाल का जवाब देता हूं, जरा सुनो। प्रोडक्शन बजट दोस्तों हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हमें ये अंदाजा लग सके कि हम लोग, या पहले बताता हूं ये है क्या। प्रोडक्शन बजट एक बजट है जिसमें हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि आने वाले समय में हमें कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। तो बेटा प्रोडक्शन बजट एक ऐसा बजट है जो हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग अंदाजा लगा सकें कि आने वाले समय में हमें कितने यूनिट बनाने हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, सर ये हम बनाते क्यों हैं। बेटा प्रोडक्शन बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग प्रोडक्शन के रिसोर्सेज को टाइमली अरेंज कर पाएं। दोस्तों अगर आपको यह पता लग जाए कि आपको अगले महीने 10,000 यूनिट बनाने हैं, तो आप 10,000 यूनिट बनाने के लिए वर्कर भी अरेंज करके रखोगे, मटेरियल भी अरेंज करके रखोगे, मशीनें भी अरेंज करके रखोगे, रखने के लिए गोडाउन भी अरेंज करके रखोगे, डिलीवरी के लिए वैन भी अरेंज करके रखोगे। इसका मतलब यह हुआ कि तुम सारे के सारे रिसोर्सेस को टाइमली अरेंज करके बैठ जाओगे अगर तुम्हें प्रोडक्शन के बारे में पहले से पता रहेगा। तो प्रोडक्शन बजट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि फ्यूचर में होने वाले प्रोडक्शन का हमें पहले से अंदाजा रहे और हम उसके अकॉर्डिंग सारे रिसोर्सेज टाइमली अरेंज करके रखें। रिसोर्सेज को टाइमली अरेंज करने के 2 फायदे होते हैं, एक आपका प्रोडक्शन बीच में डिस्टर्ब नहीं होता, नंबर 2 आपको सारे रिसोर्सेज सस्ते मिलते हैं। बेटा अगर आप अचानक से आज अगर रिसोर्सेज अरेंज करने जाओगे तो सामने वाले को पता रहेगा कि आपकी मजबूरी है, आपके पास में अभी रिसोर्सेज नहीं है, तो आप वो क्या करेगा, आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगा, वो ज्यादा रेट चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप समय से पहले अपने रिसोर्सेज को अरेंज कर रहे हो तो आप 10 लोगों के साथ में बार्गेनिंग करके, 10 लोगों के साथ में बातचीत करके आप लोग अपने रिसोर्सेज को सस्ती रेटों पर अरेंज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, ठीक है। तो प्रोडक्शन बजट बनाने का फायदा होता है कि हम लोग रिसोर्सेज को सही क्वांटिटी में, सही समय पर और सही रेटों पर हम लोग अरेंज कर पाते हैं। यह फायदा है प्रोडक्शन बजट बनाने का, इसलिए प्रोडक्शन बजट बनता है। तीसरा सवाल आता है कि सर प्रोडक्शन बजट बनाते कैसे हैं। अब बनाते कैसे हैं वो तो बाद में लिखवाऊंगा, पहले ये 2 बातें लिख लें, लिखें। प्रोडक्शन बजट is a budget which clarify that how many number of units we are expected to produce in future periods। बेटा जो हमारे फ्यूचर पीरियड्स हैं, इन फ्यूचर पीरियड्स में हम कितने यूनिट बनाने की उम्मीद कर रहे हैं, दैट इज द प्रोडक्शन बजट। दिस बजट help us to arrange production resources in appropriate quantity to arrange production resources in appropriate quantity at appropriate time at appropriate price and with appropriate quality हाँ जी बेटा, प्रोडक्शन बजट जो है ये हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हमें सही क्वांटिटी में, सही समय पर, सही प्राइस पर और सही क्वालिटी का रिसोर्स हमें मिल जाए।
आप मुझे बताओ, टाइम से खरीदोगे तो रॉ मटेरियल बढ़िया मिलेगा, पूरी क्वांटिटी मिल जाएगी, सस्ता मिलेगा, बढ़िया क्वालिटी का मिलेगा, हाँ कि ना? अगर टाइम पे वर्कर नौकरी पे रखोगे या टाइम पे वर्कर ढूंढोगे तो अच्छे वर्कर मिलेंगे, सही संख्या में मिल जाएंगे, जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे, सही तनख्वाह पे मिल जाएंगे और एफिशिएंट मिल जाएंगे, बढ़िया क्वालिटी के वर्कर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 11th आवर पे ढूंढने निकलोगे तो महंगा मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, खराब क्वालिटी का मिलेगा और महंगा मिलेगा। ठीक, तो प्रोडक्शन बजट हमारी ये सारी सहायता करता है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है बनाते कैसे हैं? प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड एज अंडर। बेटा प्रोडक्शन बजट बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार है। जैसे मान लेते हैं प्रोडक्शन बजट मुझे बनाना है 4 महीने का, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। तो बेटा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने के कॉलम मैंने यहां पे बना दिए। बेटा सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये पूरा बजट नंबर ऑफ यूनिट्स में ही बनता है। मतलब इसमें मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं वो सिर्फ क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स। सबसे पहला बेटा यहां पे अपन लोग लिखते हैं बजटेड सेल्स। बजटेड सेल्स में अपन प्लस कर देंगे बजटेड क्लोजिंग स्टॉक। तो बजटेड क्लोजिंग स्टॉक को अपन यहां पे जोड़ देंगे और माइनस करेंगे बजटेड ओपनिंग स्टॉक। तो बेटा बजटेड ओपनिंग स्टॉक को अपन माइनस कर देंगे और बेटा ऐसा करने पर हमारे पास बजटेड प्रोडक्शन आ जाएगा। बजटेड प्रोडक्शन आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, चलिए बेटा जल्दी से मुझे बताइए, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब मैं तुम्हें इसका लॉजिक समझाता हूं। ये लॉजिक बहुत इजी है और इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, सुनो, लाइन खींच के बंद मत करना। मैंने लाइन खींच के नीचे बंद किया है क्या? देखो इधर, लाइन खींच के बंद किया नहीं, तो तुम भी मत करो, पहले समझो। मान लीजिए बेटा मैंने तय किया कि जनवरी में मुझे 10,000 यूनिट बेचने हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर जनवरी में 10,000 यूनिट बेचने हैं तो इसका मतलब 10,000 यूनिट तो चाहिए मुझे। मैंने बोला सर मैं चाहता हूं जनवरी के एंड में मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक रहे कितना? 1,000 यूनिट का। तो मैं चाहता हूं जनवरी में मैं 10,000 यूनिट बेचूं और 10,000 यूनिट को बेचने के बाद मेरे पास 1,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक भी रहे। तो आप मुझे बताइए मुझे टोटल यूनिट कितने चाहिए? 11,000। अरे भाई ये बताओ कि मैं 10,000 यूनिट बेचना चाहता हूं और बेचने के बाद में मैं चाहता हूं कि 1,000 यूनिट मेरे गोडाउन में रहे, मतलब मुझे टोटल यूनिट कितने चाहिए? 11,000। मैंने बोला बेटा ऐसा समझो 11,000 में से अगर 800 यूनिट तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, मतलब 800 यूनिट तुम्हारे पास पहले से पड़े हैं, तो तुम्हें नए कितने बनाने पड़ेंगे? 10,200। इज इट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक? क्या बहुत मुश्किल लॉजिक है? चलो मैं तुम्हें बोलता हूं। मान लो फरवरी में तुमने तय कर रखा है कि फरवरी में तुम 20,000 यूनिट बेचोगे और फरवरी के अंत में तुम क्लोजिंग स्टॉक रखना चाहते हो 2,000 यूनिट का। अब आप मुझे जल्दी से बताओ कि अगर फरवरी में 20,000 यूनिट बेचने हैं और तुम चाहते हो 20,000 यूनिट बेचने के बाद तुम्हारे पास 2,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक रहे, मतलब तुम्हें टोटल यूनिट कितने चाहिए? 22,000। पक्की बात? लेकिन 22,000 में से 1,000 यूनिट का तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है और 22,000 में से अगर 1,000 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, मतलब 22,000 में से 1,000 यूनिट तुम्हारे पास पहले से पड़ी हुई है, तो तुम्हें और कितनी बनानी पड़ेगी? 21,000। तो तुम्हें और कितनी यूनिट बनानी पड़ेगी? 21,000 यूनिट तुमको और बनानी पड़ेगी। गेटिंग दिस पॉइंट? बेटा बात समझ में आ रही है? अच्छा, मान लो मार्च में तुमने तय किया कि तुमको 40,000 यूनिट बेचनी है।
मार्च में तुमने तय किया कि तुम्हें 40,000 यूनिट बेचनी है और 40,000 यूनिट बेचने के बाद तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास 1,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक रहे। अरे समझा क्या? तुम्हें मार्च में तुमने प्लान कर रखा है कि तुम 40,000 यूनिट बेचोगे और 40,000 यूनिट बेचने के बाद तुम 1,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक रखना चाहते हो। इसका मतलब यह हुआ कि तुम टोटल यूनिट तुम्हें कितनी चाहिए? 41,000। बेटा जी 41,000 में से 2,000 यूनिट तुम्हारे पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक पड़ा है। इसका मतलब 41,000 में से 2,000 यूनिट तुम्हारे पास पहले से रखी हैं, तो तुम्हें नई कितनी बनानी पड़ेंगी? 39,000 एंड सो ऑन। इस तरीके से बन जाएगा प्रोडक्शन बजट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या इस तरीके से तुम्हारा प्रोडक्शन बजट बन जाएगा क्या? पक्का? बोलो बोलो बोलो, पक्का? अच्छा, लेकिन बेटा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रोडक्शन जो है, जितना प्रोडक्शन शुरू करते हैं उतना प्रोडक्शन गुड यूनिट के रूप में आपको नहीं मिलता। हाँ कि ना? ये बताइए, बीच में डिफेक्टिव और स्क्रैप यूनिट भी होते हैं क्या? हाँ जी। तो बेटा ये 10,200 यूनिट तो तुमको चाहिए गुड वाले, लेकिन गुड बनाने के चक्कर में कुछ डिफेक्टिव और स्क्रैप भी तो होंगे। हाँ कि ना? डिफेक्टिव मतलब वो यूनिट जिसमें कुछ खराबी है, हाँ। स्क्रैप जो ऐसी खराबी है जो ठीक भी नहीं हो सकती। ठीक? तो बेटा प्लस, बेटा ये तो वो टीवी हैं जो आपको गुड कंडीशन में चाहिए, लेकिन बेटा प्रोडक्शन के दौरान नॉर्मल लॉस भी होता है। बेटा प्रोडक्शन के दौरान नॉर्मल लॉस भी होता है, बोलो हाँ कि ना? और बच्चों प्रोडक्शन के दौरान अगर नॉर्मल लॉस होता है तो बेटा रिसोर्स तो उसमें भी कंज्यूम होगा। ऐसा समझो 10,200 यूनिट पूरे बने गुड, लेकिन 10,200 यूनिट बनाने के दौरान 300 यूनिट स्क्रैप हो गए। तो आप मुझे बताइए आपने बनाने शुरू कितने करने हैं? 10,500। अब ध्यान रखना, तुम्हें रॉ मटेरियल 10,500 के लिए चाहिए, वर्कर 10,500 के लिए चाहिए, मशीनें तुम्हें 10,500 के लिए चाहिए। हाँ कि ना? तो बेटा 10,200 यूनिट तो वो हैं जो गुड यूनिट बनके तुमको मिली, लेकिन बेटा रिसोर्स तो खराब यूनिट में भी खर्च होता है। अरे समझ रहे हो? अगर 10,200 यूनिट गुड बनी और 300 यूनिट खराब हो गई तो भैया रॉ मटेरियल तो 300 ने भी खाया है, वर्कर का टाइम तो 300 ने भी खाया है, मशीन का टाइम तो 300 ने भी खाया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो रिसोर्स का कंजम्पशन होता है वो 10,500 के लिए होगा। हां, बेचने के लिए तुम्हें कितने यूनिट मिलेंगे? 10,200। ठीक? तो बेटा नॉर्मल लॉस को जोड़ने पर आपके पास आ जाएगा ग्रॉस बजटेड प्रोडक्शन। और बेटा ग्रॉस बजटेड प्रोडक्शन बोले तो, ग्रॉस बजटेड प्रोडक्शन बोले तो मतलब स्क्रैप वाली यूनिट मिलाकर टोटल इतने यूनिट का काम आपने शुरू किया है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसे ऐसा भी बोल सकते हो सर, ये वो यूनिट है जिन्हें आप बनाना शुरू करोगे, लेकिन ये वो यूनिट है जो आपको तैयार होकर मिलेंगे। ठीक? मैं काम शुरू करूंगा 10,500 यूनिट पर, लेकिन माल मुझे बन के मिलेगा 10,200 यूनिट। अब आप मुझे जल्दी से बताओ, रिसोर्स का अरेंजमेंट मतलब रॉ मटेरियल का, वर्कर का, मशीनों का, गोडाउन का, सबका अरेंजमेंट मुझे किसके लिए करना है? 10,500 के लिए कि 10,200 के लिए? 10,500 के लिए, क्योंकि रिसोर्स हमेशा उतने यूनिट का लगता है जितने यूनिट आप बनाना शुरू करते हो। अगर आप 10,500 यूनिट बनाना शुरू करोगे तो रॉ मटेरियल 10,500 यूनिट का लगेगा। 10,500 यूनिट शुरू करने के लिए वर्कर भी 10,500 यूनिट के लगेंगे, मशीनें भी 10,500 यूनिट की लगेगी। हाँ कि ना? पक्की बात है? तो ध्यान रखना बेटा, आप जितने भी रिसोर्सेज अरेंज करोगे वो ग्रॉस प्रोडक्शन के लिए करोगे। बेटा बात समझ में आ गई? अच्छा,
एक बार अपन फटाफट से एक रिकैप करेंगे, फटाफट से इस बात को समझेंगे दोबारा, और फिर हम लोग आगे इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये लो, ये मैं मिटा देता हूं यहां से। चलेगा अगर ये मैंने हटा दिया ऐसे? कॉपी कर लिया? हाँ जी, अब जो बात समझा रहा हूं दोबारा से सुनना। प्रोडक्शन बजट सबसे इंपॉर्टेंट बजट है, क्योंकि हर सवाल के अंदर ये बजट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट होगा तो भी पहले ये बनेगा, रॉ मटेरियल परचेज बजट बनेगा तो भी ये पहले बनेगा। तो ध्यान रखना, ये बजट तो हर सवाल में बनेगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनो। कैसे बनाते हैं? सबसे पहला आपसे हम ये पूछेंगे कि भाई ये बताओ, इस साल तुम्हें क्या लगता है कितने जनवरी में कितने यूनिट बेचोगे? आपने बोला साहब जनवरी में मैं 1 लाख यूनिट बेचूंगा। हमने बोला भाई ठीक है। अब हमने पूछा बताओ जनवरी के अंत में क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना चाहते हो? अब एक बात ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक क्यों रखते हैं पहले तो ये बताओ। आपको समझना पड़ेगा कि माल बनाने में कुछ दिन लगते हैं, जैसे प्रोडक्शन में 7 दिन का समय लगता है। ऐसा थोड़ी है ये प्रोडक्शन बनाना शुरू किया और खटाक से माल बन गया। अरे प्रोडक्शन में टाइम भी तो लगता है। तो बेटा आपको ये समझना है, मान लो प्रोडक्शन में 7 दिन का समय लगता है, तो मैं 1 फरवरी को जो माल बनाना शुरू करूंगा वो 8 फरवरी को जाके बन के तैयार होगा, पर माल बेचना तो 1 फरवरी को भी है ना। तो फरवरी के पहले 7 दिन में माल बेचने के लिए आप जनवरी में क्लोजिंग स्टॉक रखते हो। नहीं आया समझ में? बेटा 1 फरवरी को माल बनाना शुरू करोगे तो तैयार कब होगा? 8 फरवरी को। तो 1 फरवरी को जो माल बनाना शुरू करोगे वो 8 फरवरी को कंप्लीट होगा, तो 1 फरवरी से 7 फरवरी तक बेचोगे क्या? ग्राहक को मना करोगे? नहीं। अपन क्या करते हैं, जनवरी में ही माल बना के रख लेते हैं। तो जनवरी में क्लोजिंग स्टॉक क्यों रखते हैं? ताकि फरवरी के पहले 7 दिन में माल बेच पाए, फिर 8 तारीख से तो अपने पास माल बन के तैयार हो ही जाते हैं। तो मैंने पूछा भाई जनवरी में क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना चाहते हो, तो तुम फरवरी में कितना माल बिकना है उसके मुताबिक तुम मुझे बता दोगे सर मैं तो जनवरी के एंड में 20,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक रखना चाहता हूं। इसका मतलब भाई तेरे को यूनिट कितने चाहिए? 1,20,000। मैंने पूछा भाई तेरे पास पहले से कितने रखे हैं ओपनिंग स्टॉक? 10,000। तो आप मुझे बताइए आपको यूनिट चाहिए 1,20,000, उसमें से 10,000 पहले से रखे हैं, तो भाई ये बताओ तुमको तैयार माल कितना बनाना पड़ेगा? 1,10। अरे 1,20 चाहिए, 10 पहले से रखा है, तो नया कितना बनाना है? 1,10। लेकिन बेटा 1,10 पूरा का पूरा बन नहीं जाता, प्रोडक्शन के दौरान नॉर्मल लॉस भी होता है। तो बेटा 1,10,000 यूनिट बनाने के दौरान 10,000 का नॉर्मल लॉस भी रहेगा। तो आप मुझे बताइए टोटल प्रोडक्शन कितना करना है? 1,20,000 यूनिट का। क्लियर है बात? नहीं आया समझ में? 1,20,000 का मतलब है शुरू 1,20,000 करोगे, 10,000 स्क्रैप हो जाएगा, माल बनकर हाथ में आएगा 1,10,000। क्लियर है बात? बेटा ये कौन सा वाला प्रोडक्शन है पता है? ये कौन से वाली यूनिट है? गुड। और ये कौन से वाली यूनिट है? जो हमने बनाना स्टार्ट किया है। समझ रहे हो? पक्की बात? यहां पे अब 2 कॉम्प्लिकेशन है। इधर देखो, वैसे ये कॉम्प्लिकेशन अब तक तुम्हारे एग्जाम्स में इन्वॉल्व नहीं हुई है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर 5 मिनट की बात हो तो समझ लेना बेहतर है, क्योंकि अगर सवाल में आ गया तो आप बड़ी आराम से करके निकल जाओगे और बाकी लोग उलझ के रह जाएंगे। इसलिए सुन लो। अब तक यहां पे जो सवाल मतलब अब यहां पे एक प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम कि अगर क्वेश्चन ने आपको बोल दिया कि सर नॉर्मल लॉस 10% है, और ये नॉर्मल लॉस 10% किसका है? गुड यूनिट का या ग्रॉस यूनिट का? ये नहीं बताया। नहीं आया समझ में? अगर सवाल आपको कह रहा है कि प्रोडक्शन के दौरान हमारा नॉर्मल लॉस जो हो रहा है वो 10% हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने आपको ये नहीं बताया कि नॉर्मल लॉस 10% किसका? ग्रॉस प्रोडक्शन का या नेट प्रोडक्शन का? ये नहीं बताया आपको। तो आप ध्यान रखना, ये नॉर्मल लॉस हमेशा ग्रॉस प्रोडक्शन का माना जाएगा, कभी भी नेट प्रोडक्शन का नहीं माना जाएगा। बेटा आप मेरी बात समझ रहे हो? ये हमेशा किसका माना जाएगा?
ग्रॉस प्रोडक्शन का माना जाएगा, कभी भी नेट प्रोडक्शन का नहीं माना जाएगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? पक्का? नंबर 2, वैसे आज तक ये पॉइंट कभी तुम्हारे एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, क्योंकि सीए फाइनल में ये टॉपिक आ जाता है, ये पॉइंट आ जाता है। तो तुम्हारे एग्जाम में भी कोई ना कोई टीचर सीए फाइनल का कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के लगा देगा, इसलिए प्लीज सुनो। जानते हो बेटा, आप माल बेचते हो, लेकिन कुछ यूनिट ऐसे होते हैं जो कस्टमर के पास जाके खराब हो जाते हैं, और कस्टमर के पास जाके खराब हो जाते हैं तो आपको फ्री रिप्लेसमेंट देना पड़ता है। तो आप मुझे बताइए, आपको बेचने के लिए भी माल चाहिए, और बेटा जी आपको फ्री रिप्लेसमेंट के लिए भी तो यूनिट चाहिए। अगर मैंने 1 लाख टीवी बेचे और मेरा अंदाजा कहता है 1 लाख टीवी में से 500 टीवी खराब हो जाएंगे कस्टमर के पास जाके, और मुझे फ्री रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा, तो आप मुझे बताइए, मेरे को टीवी 1 लाख टीवी बेचने हैं ना, तो मुझे टीवी चाहिए कितने? 1,05,000, क्योंकि 1 लाख टीवी तो मुझे बेचने के लिए चाहिए, और 500 टीवी मुझे फ्री रिप्लेसमेंट में देने के लिए चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर फ्री रिप्लेसमेंट है तो फ्री रिप्लेसमेंट को भी हम बजटेड सेल में जोड़ लेंगे, क्योंकि 1 लाख टीवी मुझे चाहिए बेचने के लिए और 500 टीवी मुझे चाहिए फ्री रिप्लेसमेंट में देने के लिए। तो टोटल मेरे को टीवी कस्टमर को कितने देने हैं? 1,05,000। और 1,05,000 टीवी देने के बाद मैं क्लोजिंग स्टॉक रखना चाहता हूं 20,000, तो मेरे को टोटल टीवी कितने चाहिए? 1,20,500। उसमें से 10,000 टीवी मेरे पास पहले से बने हुए रखें ओपनिंग स्टॉक, तो मुझे नए कितने बनाने पड़ेंगे? 1,10,500 टीवी नए बनाने पड़ेंगे तुमको। मेरी बात समझ में? तो मतलब जितने टीवी बेचने हैं उनके साथ में फ्री रिप्लेसमेंट वाले यूनिट्स को भी जोड़ लेना, ठीक है? मैंने क्या बोला, अभी तक ये फ्री रिप्लेसमेंट वाला पॉइंट अब तक एग्जाम में कभी नहीं आया, लेकिन फाइनल में आ चुका है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। पक्की बात? मतलब अपन जितने भी सवाल करेंगे उसमें फ्री रिप्लेसमेंट वाला पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? पर तुम्हारे एग्जाम के सवाल में आ सकता है। समझ में आ गया क्या करना है इसका? अरे भाई 1 लाख टीवी बेचने और 500 फ्री रिप्लेसमेंट में देने हैं, तो मुझे कस्टमर को टीवी देने कितने हैं टोटल? 1,05,000, और 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक रखना है, तो टोटल टीवी कितने चाहिए अपने को? 1,20,500। लिखिए नोट्स। नोट्स में बेटा सबसे पहला आप लिखें पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 में लिखें, इफ normal production loss is given in percentage, but it is not clarified, that whether it is based on net production or gross production, then it will always be taken at ग्रॉस प्रोडक्शन। बेटा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में नॉर्मल प्रोडक्शन लॉस दे रखा है 10%, लेकिन ये नहीं बता रखा कि ये 10% किसका है, नेट प्रोडक्शन का या ग्रॉस प्रोडक्शन का, तो हमेशा किसका मानोगे? ग्रॉस प्रोडक्शन का। नंबर 2, if question has given number of units to be given
to customers, to be given to customers as free replacement, as free replacement, then such number of units will also be added, such number of units will also be added to budgeted sales units। हाँ जी बेटा, अगर क्वेश्चन में आपको ये बताया है कि हम 500 यूनिट कस्टमर को फ्री रिप्लेसमेंट में देंगे, भाई 500 यूनिट कस्टमर के पास जाके खराब हो गए तो हमें 500 यूनिट फ्री रिप्लेसमेंट में देने पड़ेंगे, तो फ्री रिप्लेसमेंट वाली यूनिट भी बजटेड सेल यूनिट में ऐड कर लेना। क्लियर है बात? पक्का? मतलब टोटल आपको 1,05,000 यूनिट कस्टमर को देने। डन? चलो, क्या इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करोगे? अच्छा बताओ कि ये मैंने कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक काम में लिया कि भैया 1,00,000 यूनिट बेचना है और 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक रखना है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भाई मेरे को टोटल 1,20,000 यूनिट चाहिए, 10,000 पहले से बने हुए, तो 1,10,000 बना लो बाकी के बचे हुए। करें अपन? चलो दोस्तों, आप सभी लोग अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और आप सभी लोग अपनी अपनी बुक में निकाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 1।